नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपग्रेड वुमेन के YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जहां संख्या पद्धति की संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। ये हम चैप्टर अपने ही द्वारा लिखित यूनिक मैथ बुक से पढ़ेंगे। इसका हम वीडियो सॉल्यूशन YouTube के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं। यूनिक मैथ बुक सॉल्यूशन सीरीज़ हम निकाल रहे हैं इस बार, जो इस बुक की है, जो काफ़ी समय बाद आज YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। और हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। और यदि क्लास पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम। सर्वप्रथम देखते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है हमारे 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसी सारी संख्या होती है, वो होती है प्राकृत संख्या है, जो अनंत तक होती है। तो हमें पूछ सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो होती है 1, और प्राकृत संख्याएं होती है अनंत तक। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0 और ऐड हो जाता है। तो 0 और ऐड करने पर, इसमें 0 ऐड करने पर ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलेंगे तो 0 से लेकर अनंत तक, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। और बाकी 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्या भी पूर्ण संख्या में शामिल होती है। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, जिसमें माइनस वाली संख्याएं, ये जो संख्या है प्राकृत संख्या, इसका नेगेटिव पार्ट इसके अंदर आता है, होती है पूर्णांक संख्याएं साथ में। तो माइनस अनंत से लेकर -2, -1, और ये 0, 1, 2, 3, 4 ये तो है ही। इसके अलावा ये वाली जो संख्या है, इसको शामिल करने के बाद ये पूर्णांक संख्या बनती है। तो ये हो जाएगी हमारी पूर्णांक संख्या। इसके बाद जो भी पूर्णांक संख्या है वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या है पूर्णांक संख्या। इसके बाहर जो संख्या होती है वो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो इससे जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्या आती है। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जिसके अंदर P/Q वाली सारी की सारी संख्या अंदर आती है, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, अर्थात हर में 0 नहीं आता है। उसका एक कारण है, यदि किसी भी संख्या के नीचे 0 रख दें, 0 से भाग दे दें, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आंसर आता है, जो कि अपरिभाषित होता है। इसलिए हर में, अर्थात Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ली जाती। तो परिमेय संख्याएं जिसमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के अंदर होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के अंदर होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या होती है? जैसे पूछ ले 2 है, 2 कौन कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ऐसे ऑप्शन दे। तो देखिए 2 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। प्राकृत संख्या के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सारी प्राकृत संख्याएं, ये जो सारा पार्ट है, ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आता है। और ये 0 सहित ये वाला पार्ट है अंदर वाला, ये पूर्णांक संख्या के अंदर आता है। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछे, सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, तो हाँ बोलना है। सारी प्राकृत संख्या परिमेय होते हैं, तो भी आंसर हमारा सही होगा। अगर बाहर से अंदर आए, जैसे पूछ ले सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक या पूर्ण या प्राकृत संख्या होती है, तो इसमें हमें नहीं का आंसर देना है। जब भी बाहर से अंदर आए तो नो, और जब अंदर से बाहर जाएं तो यस का आंसर हमें देना है। जैसे सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो जी सर
बाहर से अंदर से बाहर जा रही है तो यस, सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है तो यस, सारी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है तो भी यस। जब बाहर से अंदर आते हैं तो क्या करना है हमें, बाहर से अंदर आते हैं तो नो, सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो भिन्न संख्या होती है वो इसके अंदर नहीं आती है, पूर्णांक संख्या के अंदर भिन्न संख्याएं नहीं आती, इसलिए परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि इसके अंदर भिन्न संख्या नहीं आती। तो ऐसे ही परिमेय संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती सारी। ऐसे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, तो पूर्णांक संख्या के अंदर अगर नेगेटिव वाली नंबर भी आते हैं तो नेगेटिव नंबर इससे हटाने पर, ये जो नंबर है नेगेटिव वाले ये इसके अंदर नहीं है, पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है, तो इसलिए सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। ऐसे ही सारी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं होती है, क्वेश्चन पूछे तो नहीं का आंसर देना है। बाहर से अंदर आ रहे हैं तो नो, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो यस, हमें आंसर देना है। परिमेय संख्या से बड़ी संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। इससे बाहर वाला जो पार्ट होता है, जैसे मान ले ये होता है अपरिमेय संख्या, ये पूरा वाला पार्ट है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये दोनों मिलाकर होती है वास्तविक संख्याएं। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये सारा सम लोग बोर्ड है पूरा, तो ये हो जाएगी वास्तविक संख्याएं, ये होगी वास्तविक संख्याएं। इन दोनों का जब युग्मन करेंगे तो बनेगी वास्तविक संख्याएं, और इससे भी आगे जाएं तो बनेगी सम्मिश्र संख्याएं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में पूछे तो हमें ध्यान रखना है, यदि अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो ये हमें यस का आंसर देना है, और बाहर से अंदर आ रहा है तो नो का आंसर देना है। तो देखते हैं हम परिभाषा के माध्यम से। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या a प्लस बी के रूप में होती है, a प्लस आयोटा b के रूप में होती है। सम्मिश्र संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। जो हमने देखा था पहले, वास्तविक संख्या हमने देखा था परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योग होता है वास्तविक संख्या। तो यहां देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक वास्तविक संख्या के अंदर आता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक और पूर्णांक के अंदर पूर्ण, पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या। इसके भी और भाग होते हैं, सम और विषम, सम और विषम। और भी भाग होते हैं भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, जो हम इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल से। परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत, पूर्ण संख्या 0 से अनंत, प्राकृत संख्या 1 से अनंत। काल्पनिक संख्या होती है जिसमें अंडर रूट के अंदर -1 आए। अंडर रूट के अंदर यदि माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो काल्पनिक संख्या होती है, जबकि अंडर रूट के अंदर यदि माइनस का चिन्ह ना आए तो होती है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या का एक पार्ट है। परिमेय संख्या जिसे हम अंडर रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या जैसे 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 या पाई, ये सारी होती है जो अपरिमेय संख्या होती है। इसके अंदर और आती है दशमलव संख्याएं। तो इस प्रकार सम्मिश्र संख्याएं नंबर सिस्टम का भाग किया गया है। तो देखते हैं अगले परिभाषा के माध्यम से। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या पूर्ण और प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। हमने चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख लिया है। ये बोल रहा है सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या तो हो सकती है, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या नहीं हो सकती।
जैसे 3/5 है, जैसे 3/5 एक भिन्न है, जो भिन्न है इसे हम P बेटा Q के रूप में तो है ही है, ये P बटा Q के रूप में तो है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्राकृत नहीं होगी, पूर्ण नहीं हो और पूर्णांक नहीं होगी। तो इसी प्रकार बोलता है सारी वास्तविक संख्या ये वास्तविक तो है, लेकिन पूर्णांक और पूर्ण परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक और परिमेय नहीं है, प्राकृत। उपरोक्त सारणी के अनुसार हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ये सारणी दे रखी है हमारे पास, हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, अर्थात सारी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती, पूर्ण नहीं होती और प्राकृत नहीं होती, लेकिन नीचे से ऊपर जा सकते हैं, अर्थात सारी प्राकृत पूर्ण होती है, सारी पूर्ण पूर्णांक होती है, सारी पूर्णांक परिमेय भी होती है और सारी परिमेय वास्तविक होती है और सारी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है। तो इसका ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जाया जा सकता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आया जा सकता। नेक्स्ट लाइन, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिसका वर्गमूल ऋणात्मक हो, अर्थात जिसके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का चिन्ह है, वो काल्पनिक संख्या होती है। ये हमने पीछे देख लिया। वास्तविक संख्याएं जिसके वर्गमूल में धनात्मक चिन्ह हो या नेगेटिव चिन्ह ना हो, वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे √1, √4, √3, इस जो सारी संख्या है यह वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? ग्राफ के माध्यम से देखा, यहाँ थ्योरी के माध्यम से देखें। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। जहां परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वे संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और P Q पूर्णांक संख्या हो तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पर वह अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं यहाँ, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 22/7 22/7 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22/7 होती है पाई की वैल्यू। पाई खुद तो अपरिमेय होता है, लेकिन पाई की वैल्यू है 22/7, वो परिमेय संख्या होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5, √13, ये अंडर रूट में जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडर रूट के अंदर 2, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 5, जिसमें किसी और संख्या का भाग ना जाए वो होती है अभाज्य संख्या। खुद के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए वो होती है अभाज्य संख्या। इसका अंडर रूट करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होती है अपरिमेय संख्याएं। पाई यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 है जो परिमेय है, लेकिन इस पाई खुद क्या है? अपरिमेय है। और 5/0 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो हमने देख लिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पूर्णांक संख्या जिसे हम जेड इंटीजर नंबर के माध्यम से दर्शाते हैं, -अनंत से लेकर +अनंत तक वाली सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ये हमने देख लिया है। -अनंत से लेकर +अनंत तक सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर से लिखते हैं, W इसका प्रतीक होता है। जो 0 से लेकर, 0 से लेकर +अनंत तक वाली सारी संख्या, अर्थात इसमें से नेगेटिव नंबर हटा दें तो 0 से लेकर सारी प्लस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर रहती है। और प्राकृत संख्या लास्ट, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से दर्शाते हैं। 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, जैसे ये दे रखा नीचे। नेक्स्ट एक रेखा के माध्यम से देखते हैं। रेखा पर -अनंत से लेकर +अनंत तक सारी संख्या दी गई है। यहाँ पे देखिए 1 से जो स्टार्ट है वो होती है प्राकृत, 0 से स्टार्ट होने वाली पूर्ण संख्याएं, और -अनंत से +अनंत तक पूर्णांक संख्या होती है। तो हमने 3-4 तरीके से हमने देख लिया है कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय किस प्रकार होता है, कौन कौन सी संख्या होती है। नेक्स्ट स्थानीय मान और जातीय मान,
ये देखिए, स्थानीय मान अर्थात उसका स्थान कौन सा है, और जातीय मान मतलब वह कौन से स्थान पर है, वही उसका स्थान या नंबर उसका लिखना है। स्थानीय मान देखते हैं, जैसे नंबर दे रखा है ये, जैसे जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक को लिखकर उसके दाईं तरफ जितने अंक है उतने ही शून्य उस अंक के पीछे लिखने हैं। उसके दाईं तरफ जितने अंक हैं, जैसे 7 दे रखा है तो 7 के पीछे देखिए ये है नंबर 21, 6, 7, 8, 5, 4। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान तो 7 तो लिखना है पहले तो, इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे लिखने हैं। तो उस अंक के बाद जितने अंक है उतने ही जीरो उसके पीछे लगाना है, वो होता है स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान अर्थात 6 के बाद 6 ये रहा, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 जीरो इसके पीछे लगाना है। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान 5 ये रहा, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाना है। और 4 का स्थानीय मान 4 कहाँ पे, ये रहा, तो इसके पीछे कोई अंक है ही नहीं, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 4, इसका स्थानीय मान 50, इसका ये लो। और 2 का स्थानीय मान यहाँ है ये 2, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो यहाँ पे लगा दिए। तो हमारे ये हो गए स्थानीय मान। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, नीचे ही आपका आंसर दे रखा है, आपको ज़्यादा पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। जातीय मान, जिस अंक का जातीय मान पूछे तो वही अंक उस संख्या का जातीय मान होता है। जातीय अर्थात वो नंबर है, वही हमें आंसर में लिखना है। जैसे ये संख्या दे रखी है, इसमें निम्न का जातीय मान लिखिए। 7 का जातीय मान, जिसका जातीय मान पूछे वही इसका आंसर होगा। 7 का 7, 6 का 6, 5 है तो इसका 5, 4 है तो 4, 2 है तो 2। इसमें पीछे के कोई भी अंक नहीं देखने हैं, सिर्फ जो अंक दे रखा है वो इसका आंसर होता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम जान चुके हैं। अब देखते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह काम आते हैं, और ये यदि हमारे अंगुली पे है याद तो भाज्य अभाज्य संख्या में, गुणनखंड में सभी जगह ये यूज होते हैं। कहाँ पे किस संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसका यूज लिया जाता है। जैसे शून्य का नियम, अर्थात शून्य का भाग किस किस संख्या में जा सकता है और किस किस संख्या में नहीं जा सकता, और जीरो में किस किस संख्या का भाग दिया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। शून्य एक किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। शून्य अर्थात जीरो का किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता पूर्णतः, और लेकिन जीरो में प्रत्येक संख्या का भाग दिया जा सकता है जिसका वैल्यू आती है हमारी जीरो। जीरो का भाग क्यों नहीं दिया जा सकता? किसी भी भाग को या किसी भी वस्तु को हम जीरो भाग में नहीं डिवाइड कर सकते। किसी, जैसे एक पिज्जा है, एक पिज्जा है दे रखा है ऐसे, इसको हम जीरो आदमी में देना है, जीरो व्यक्तियों को देना है तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो देंगे किसे? तो जीरो को डिवाइड करना है तो वो हम नहीं कर सकते। तो जीरो किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकता, लेकिन सभी संख्याएं जीरो में विभाजित कर सकती है। जैसे 0/5 है तो वैल्यू जीरो आएगी। जीरो में 100 का भाग देने पर यहाँ जीरो आएगा। जीरो में 100 का भाग देने पर जीरो, 5 में जीरो का भाग देने पर अनंत आंसर आएगा। अनंत बार किसी भी संख्या को जीरो से विभाजित करने पर हमारे पास अनंत आंसर आएगा। याद रखना 0/0 भी अपरिभाषित रूप होता है, अपरिभाषित रूप। तो किसी भी संख्या में जीरो का भाग नहीं दिया जा सकता, लेकिन जीरो में सभी संख्या का भाग दिया जा सकता है, ये याद रखना है। चाहे ये वैल्यू ऐसी भी क्यों ना हो, 10 में जीरो का भाग देने पर ऐसा ना हो कि जीरो से जीरो कट कर दें आंसर आ जाए 1, ऐसा कभी नहीं होता है। जीरो से जीरो कभी भी कट नहीं करना है। कई बार होता है ऐसा, जैसे 100/10 हो और जीरो से जीरो काटने पर हमारा आंसर होता 10,
तो ये नियम यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 से भाग दे रहे हैं, 10 से भाग या 100 से भाग नहीं दे रहे हैं। तो 0 से 0 कभी भी कट नहीं करना है। कट कब करना है? जब आगे 1 लगा हो। अब देखते हैं अपन 1 से विभाजित का नियम। 1 का भाग किस संख्या में जा सकता है? 1 ऐसी संख्या है जिसका भाग सारी की सारी संख्या में दिया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। सारी संख्या में 1 का भाग जा सकता है। 0, 7, 100, 99, चाहे कितनी भी बड़ी या लाख करोड़ कितनी भी बड़ी हो, उसमें 1 का भाग जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या, सिर्फ 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग 1 में नहीं जाएगा, पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। जैसे 1 में 2 का भाग दे रहा हूं तो भी नहीं जाएगा। 900 और 999 का भाग देने पर भी भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। तो 1 का भाग तो सभी संख्या में जाता है, लेकिन 1 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ 1 के अलावा। अब आते हैं 2 से विभाजितता का नियम। जिन संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 हो, अर्थात 2 का पार्ट होता है 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 ये इकाई अंक पे हो, तो उसमें 2 का भाग पूर्णतः जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। इसमें 8 में पीछे 8 है, यहाँ 4, 0, 2 और 6 है। ये सारी की सारी सम संख्या होती है, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो सारी की सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 7 और यहाँ पे 7। तो ये सारी संख्या होती है विषम संख्याएं। विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा, ये पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जिस संख्या के अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का पूर्णतः भाग जाएगा। 3 से विभाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या दे रखी है जिससे 27 है, यदि इसके अंकों का योग अर्थात 2 + 7, मैंने ऐसे कर लिया 2 + 7, 2 + 7 करने पर हमारा आंसर आएगा 9। यदि जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें अगर 3 का भाग जाएगा, तो ये जो दे रखी है संख्या है इसमें भी 3 का भाग जाएगा। हमें करना क्या है? जो संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योग करना है, और जो आंसर प्राप्त हो उसमें यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 342। ये करना क्या है? सीधा इनका योग करना है। 4, 3, 7 + 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो 342 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। 3 का रूल क्या है? अंकों का योग करना है और उसमें 3 का भाग देना है। यदि 3 का भाग चला जाए पूर्णतः, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या। जैसे एग्जांपल दे दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतने एक संख्या लिखने पर इतनी बड़ी संख्या बनी है। अब हमें चेक करना है इसके अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो इनको योग करने पर 1 + 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, योग करने पर हमारे आंसर आ रहा है यहाँ पे 9। यदि मैं यहाँ से 1 और लिख दूं तो 10 हो जाएगा। 10 में 3 का भाग पूर्णतः नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। तो सीधा सा नियम है, अंकों का योग किया और 3 से भाग दिया, भाग चला गया तो भाग जाएगा 3 का, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा ही रूल सेम है 9 का। 3 और 9 दोनों सेम ही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग ही 9 होता है। तो 3 और 9 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो रूल 3 का है वही रूल 9 का है। अंकों का योग करना है, यहाँ पे 3 से भाग दे रहे थे, यहाँ पे 9 से भाग देना है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। रूल किसका लग रहा है? 9 का लग रहा है तो 9 से भाग, 3 का लग रहा है तो 3 से भाग। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे दे रखा 45, योग किया, 9 से भाग दिया, भाग चला गया, तो इस संख्या में भाग जाएगा।
जैसे यहाँ 729 है, प्रत्येक अंक का योग करना है। 7 + 2 + 9 योग किया 18 या 18 में 9 का भाग चला गया। हाँ सर जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का पूर्णतः भाग जाएगा। ये देख लो 9 का भाग देने पर 81 हमारा आंसर आया। तो 3 और 9 का रूल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, बस 3 का और 9 का भाग देना है। 3 वाले में 3 का भाग, 9 वाले में 9 का भाग। अब देखते हैं 4 का नियम। 4 एक विषम संख्या है, 2 से भाग दे रहे थे तो हमें देखना था इकाई अंक, 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें देखना है इकाई और दहाई अंक से बनी हुई संख्या। तो 8 से भाग देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात पीछे के 3 अंकों के बारे में देखना है। तो जितनी 2 की घात लगती जाएगी उतने अंकों के बारे में हम जानते जाएंगे। 4 का नियम देखता है, जिस संख्या के पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या में यदि 4 का पूर्णतः भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या में 4 का पूर्णतः भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे 280 है, 280 में हमें पूरा चेक नहीं करना है, हमें देखना है बस 80 का। 80 में यदि 4 का भाग पूर्णतः जा रहा है तो 20 यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो 280 में भी 4 का पूर्णतः भाग जाएगा। ऐसे ही 512, इस 12 में यदि 4 का भाग जा रहा है, 12 में 4 का भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है सर, जा रहा है, तो मतलब 512 में भी 4 का भाग जाएगा। 512 में 4 का भाग देने पर 128 आंसर प्राप्त होगा। यह रूल याद रखना है, 4 का भाग कब देना है, जब पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई अंकों के जो बनी संख्या है उसमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूर्णतः जाएगा, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखते हैं 8 का नियम। देखिए याद रखना सीधा, 2, 4, 8 और 16 इनका कब लगाना है। 2 में इकाई अंक देखना है, 4 में इकाई और दहाई, इन 2 अंकों से बनी हुई संख्या का देखना है भाग। इसमें 3 संख्या, 3 अंक से बनी हुई संख्या, 3 अंक कौन कौन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक होते हैं पीछे वाले, उसमें देखना है। 16 में 2 की घात होती है 4, अर्थात 4 अंक देखने हैं, तो पीछे के 4 अंक हमें चेक करने हैं। पीछे के 4 अंक हमें चेक करने हैं। जो पीछे के 4 अंक हो गए उसमें यदि 16 का भाग जा रहा है तो हमें उस पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। पीछे के 3 अंक में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ऐसे 4 में यदि पीछे के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इतनी बड़ी संख्या दे रखी है 50,808, हमें सिर्फ 8 का चेक करना है। तो 8 का चेक करने के लिए पीछे के 3 अंक देखने हैं। 3 अंक में भाग जा रहा है, 808 में 8 का भाग देने पर 101 बार आया, अर्थात 8 का पूर्णतः भाग 808 में जा रहा है, तो 8 का पूरा पूर्णतः भाग 50,808 में भी जाएगा। ऐसे सेम ये वाली संख्या है, इसमें पीछे के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा, जी सर 0 0 0 है, यहाँ पे 8 का भाग देने पर 0 में भाग दिया तो हर बार आंसर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो इस तीनों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का पूर्णतः भाग जाएगा, वो जाएगा 70,250 बार। तो 2, 4, 8 और 16 का नियम हमें ध्यान रखना है। यदि 2 है तो पीछे का 1 अंक, यदि 4 है तो पीछे के 2 अंक, यदि 8 है तो पीछे के 3 अंक, और यदि 16 तो पीछे के 4 अंकों के में हमें भाग देना है। अब देखते हैं अपन 5 से विभाजकता के नियम। जिस संख्या के पीछे यदि हम 5 का पहाड़ा लिखें तो 5, 10, 15, 20, ऐसे ही हमें 5, 0, 5, 0, 5 और 0, पीछे इकाई अंक हमें 5, 0, 5, 0, 5, 0 ही मिलता रहेगा। इसलिए जिस संख्या के पीछे 0 और 5 हो उसमें 5 का पूर्णतः भाग जाएगा। बस इतना ही सिंपल रूल है, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना है। 6 का नियम क्या है, देखिए 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, अर्थात जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है,
जिस संख्या में 2 और 3 का नियम लगता है उसमें 6 का भाग पूर्णतः जाएगा। क्योंकि 6 को हमने 2 और 3 के गुणा के रूप में लिख दिया, तो 6 का वही भाग जाएगा जहां 2 और 3 का भाग जाएगा। तो 2 का रूल सेम 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का नियम जिसका अंकों का योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 6 से विभाजकता का नियम जैसे यहाँ दे रखा है, ये 36 में पीछे 6 है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 3 और 6 होते हैं 9 में 3 का भाग जाता है, तो 36 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भाग जाएगा। ऐसे यहाँ पे दे रखा है 10,320, पीछे 0 है अर्थात 2 का भाग जा रहा है। इनका योग करने पर 1 + 0 + 3 + 2 + 0 आंसर हमें प्राप्त हो रहा है 6। 6 में 3 का भाग जा रहा है, 63 जा रहा है, तो अर्थात 3 का और 2 का दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। 6 का भाग देने पर हमारा आंसर प्राप्त होगा 1720। तो 6 का नियम कब लगेगा? जब 2 और 3 का नियम लगेगा तो 6 का नियम लगेगा। 7 से विभाजित कब देखना है? वह संख्या जिसमें इकाई अंक का दुगुना कर, जो इकाई अंक दे रखा है पीछे का 1 अंक, इसको दुगुना कर शेष बची संख्या में से घटाओ। जो शेष बची जैसे 36 है, 343, इकाई अंक को दुगुना करें अर्थात 3 को दुगुना कर दिया, जिसर कर दिया, शेष बची संख्या में से घटाओ अर्थात शेष कौन सी? ये बची संख्या, इसमें से मैंने घटा दिया। यदि परिणाम 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? 34 - 6 अर्थात 28 आंसर आएगा। जो 7 से अगर विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जिस 7 से विभाजित है तो ये जो संख्या दे रखी है हमें, ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से विभाजित होने पर हमें 49 आंसर प्राप्त होगा। तो 7 का नियम क्या है? पीछे का इकाई अंक को दुगुना करें, जो शेष बचे संख्या है उसमें से घटाएं। यदि उस परिमाण में 7 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, और नहीं तो नहीं जाएगा। 10 से विभाजकता के नियम, 10 में क्या है? पीछे का इकाई अंक 0 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। यदि 0 है तो उसमें भाग जा रहा है या अन्यथा नहीं जा रहा है। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसमें सिर्फ एक 0 चाहिए। 0 है तो 0 से 0 यहाँ पे कट करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 दे रखा है अर्थात 10 से भाग दे रहे हैं, तो सीधा आंसर प्राप्त होगा हमारा 154। तो इस प्रकार 10 का नियम हमें देख लिया। अब देखते हैं लास्ट 11 का नियम। 11 का नियम एकदम खेल है, खेल की तरह है, कोई ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। जैसे देख रखा है 3100, 1331, करना क्या है? बस पीछे से एक संख्या उठाई मैंने, बस एक एक संख्या को कूदाना, बस आगे एक एक संख्या, आगे नहीं है तो छोड़ दो, नहीं तो आगे और चलता जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसको छोड़ के ऊपर वाली संख्या को एक कूदो और जोड़ दो। इनको जोड़ने पर आएगा 4, इनको जोड़ने पर आएगा 4। जो दोनों श्रेणियां प्राप्त हुई है उनको अपने एक दूसरे में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आया 4, माइनस किया, उत्तर आया 0। यदि यहाँ पे 0 की जगह 0, 11, 22 या 33 ऐसा भी आंसर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा कोई आंसर प्राप्त हो या ऐसी संख्या जिनका घटाने पर 11 का पूर्णतः भाग जा रहा है तो उस संख्या में 11 का पूर्णतः भाग जाएगा। यहाँ सर 0 प्राप्त हो रहा है अर्थात इसमें 11 का भाग जाएगा, तो इस वाली संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, जो जाएगा 11 का 3100, 1331 में 11 का भाग दिया तो 121 बार आएगा। ऐसे ये दे रखी है 2816, 2816। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैं एक बार छोटा एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ किस प्रकार करना है। आगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस एक सीरीज चलानी है। जो पहले अंक है उसको लो, एक अंक संख्या छोड़ो, एक एक संख्या छोड़ो, एक अंक छोड़ते हुए हमें एक श्रेणी बनानी है। जो
अंक प्राप्त हुए उनको योग करना है। जैसे यहाँ पे 6 है प्लस यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ, इनका योग किया, और इसके अगला वाला अंक है उसका एक अलग से श्रेणी बना लो। ऐसी 2 श्रेणियां बनानी है 11 से भाग देने के लिए। तो जो श्रेणियां प्राप्त होगी उनके अंकों का योग करना है। यहाँ पे प्राप्त हुआ 14, यहाँ पे प्राप्त हुआ 3, दोनों को माइनस करना है बस। 14 माइनस 3 उत्तर आया 11। 11 में 11 का भाग जाता है, जी सर जाता है, तो इस वाली संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो 2816 के अंदर भी 11 का भाग जाएगा, वो भी पूर्णतः जाएगा। अब देखते हैं अपन कुछ अलग उदाहरण। 427 में 3 से पूर्णतः विभाजित कौन, 3 वाला रूल, अंकों का योग किया, 3 से भाग दिया, भाग चला गया तो उस संख्या में भाग जाएगा। बस 3 वाले रूल सेम ही है, आगे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अंकों को योग किया, अंकों में 3 का भाग देना है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारी इस चैप्टर के पीछे दे रखे हैं, उसके सॉल्यूशन देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, यहाँ पे नहीं पे जोड़ देना है। नहीं है अर्थात प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक, 1 से अनंत तक जो सारी संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या। तो 1 से अनंत तक होती है, तो इसमें कौन सी है, 1 इसके अंदर आता है, 10 भी आता है, 18 भी आता है, लेकिन कौन सी नहीं आती है, 0 यहाँ पे नहीं आता। तो हमारा आंसर हो गया 0, इसका आंसर हो गया सी। ऐसे देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है अर्थात दूसरा कौन सा पार्ट होगा, काल्पनिक संख्या, अर्थात जिसके अंडर रूट के अंदर माइनस हो या फिर अंडर रूट -1 को हम आयोटा के रूप में लिखते हैं। तो ऐसी कोई संख्या दिखे, इन दोनों में ऐसे कोई भी संख्या दिखे तो वो हमारा आंसर होगा। वास्तविक संख्या है तो ये होगी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हमें नहीं लेनी, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, और ये भी यहाँ पे आयोटा दे रखा है इसलिए ये भी काल्पनिक है। तो हमारा आंसर होगा √1, तो इसका आंसर होगा सी। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? किधर से किधर जा रहे हैं? पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृत अंदर, पूर्ण संख्या बाहर। सभी पूर्ण संख्या बाहर से अंदर आ रहे हैं। प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? तो पूर्ण संख्या में 0 होता है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। तो इसमें बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इसमें हमें नो का आंसर देना है, तो नहीं हमारा आंसर होगा। तो हमारा बी आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या 0 पूर्णांक होती है, 5 भी पूर्णांक होती है, 7 भी पूर्णांक होती है। तो सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। हमारा आंसर हो गया डी। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित नियम लगाओ, जिसका अगर 3 का पहाड़ा मिल जाए, जहां पे 8 + 2 10 भाग नहीं जाएगा, 1 + 0 + 4 5 आंसर आ रहा है, भाग नहीं जाएगा, 2 + 0 + 9 11 भाग नहीं जाएगा, 3 + 4 + 2 इसमें 4 3 7 2 9 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। हमारा आंसर हो गया ये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है। तो 0 है यहाँ पे, ये विभाजित है, 5 है यहाँ पे, विभाजित है, यहाँ पे भी 5 है तो विभाजित है। तो तू भी नहीं, तू भी नहीं, तू भी नहीं, तो तू ही है और तेरी सिवा कोई नहीं। 4 का स्थानीय मान देखना है। 4 का स्थानीय मान जहाँ पे वो है और उसके दाहिनी तरफ जितने अंक है उतने 0 होने चाहिए। तो 4 कहाँ पे? यहाँ पे। इसके दाहिनी ओर 3 अंक है, तो 3 0 जिसमें है वो हमारा आंसर होगा। कहाँ पे? 3 0 3 0 3 0 ये रहा, तो हमारा आंसर हो गया सी। यहाँ पे बी। 7 का स्थानीय मान इसमें बताना है। 7 कहाँ पे? ये रहा। 7 का जातीय मान, जातीय मान अर्थात वो जो संख्या दे रखी है वही हमारा आंसर होगा। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ये बी हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये संख्या दे रखी है 24 × x,
फिर 320। ये संख्या दे रखी है, ये बोल रहा है 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित तो है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 से विभाजित होने के बाद x का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का रूल हमें याद रखना है, यदि रूल याद है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 का नियम होता है अंकों का योग। जी सर, अंकों का योग 2 + 4 प्लस ये x दे रखा तो x + 3 + 2 + 0। जोड़ो भाई, कितना होता है 4 2 6, 6 3 9, 2 11, 11 + x। अब 11 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें जिसका जोड़ने के बाद हमें 3 से विभाजित लग जाए। तो 3 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है। देखिए 3 जोड़ें, 11 + 3 14, इसमें 14 में 3 का भाग नहीं जाता। 0 जोड़ने पर 11 + 0 होता है 11 ही, तो 11 में भी 3 का भाग नहीं जाता। 11 में 1 जोड़ें तो 11 + 1 12 होता है, 12 में 3 का भाग चला जाएगा, तो अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी c। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 56 56 56, ऐसे बड़ी सारी संख्या दे रखी है, हमेशा किस से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याओं में जब जिन संख्याओं का दोहराव हो रहा है, बार बार आ रही है, उन संख्याओं का लेना है और भाग देके देना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 56 56 और 56। यहाँ पे 56 3 बार आ रहा है, अर्थात 56 का दोहराव हो रहा है इन दो अंकों का, तो 56 का ही भाग दें। 56 का भाग देने पर यहाँ पे एक बार चला जाएगा, फिर 5 में 56 का भाग नहीं जाएगा तो आएगा 0, फिर 56 में 56 का भाग एक बार, फिर 5 में नहीं जाएगा तो 0, फिर 56 में चला जाएगा तो 1। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो जितनी संख्याएं दोहराव कर रही है उन संख्याओं का ही हमें भाग देके चेक करना है। तो हमारा आंसर ये है, ये कहाँ पर है, हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 4 से विभाजकता के नियम, पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाता या नहीं जाता। जी 12 है, जी 00 है, 04 है, सभी में 4 का भाग जा रहा है, तो डी हमारा आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, अर्थात जिनका योग करने पर 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 + 4 + 3 = 9, इसमें 9 का भाग जा रहा है। 5 और 4 5 + 4 = 9, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। 1 + 8 + 9 अर्थात 18, 18 में भी 9 का भाग पूर्णतः जा रहा है, तो ये भी संख्या 9 से विभाजित है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों ही नहीं, तो यही होगा हमारा आंसर। चेक कर लेते एक बार। 209 अर्थात 2 + 0 + 9 = 11, 11 में 9 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, तो डी आंसर हमारा होगा। पाई निम्न में से कौन सी संख्या है। पाई हमने देखी थी अभी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 जो होती है परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो खुद होता है वो होती है अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या हमारा आंसर होगा सी। 0 कौन सी संख्या है। 0 वास्तविक संख्या। 0 तो सभी के अंदर आती है सिवाय प्राकृत संख्या को छोड़कर। बोल दे कि 0 कौन सी संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्या नहीं है, बाकी सारी संख्या होती है। 0 कौन सी संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, तो सभी संख्या नहीं है। यदि यहाँ पे प्राकृत संख्या होता तो प्राकृत संख्या यहाँ पे 0 नहीं होती, इसलिए हमारा डी आंसर हो गया। सिर्फ 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, बाकी सारी संख्याएं होती है। तो इस प्रकार हमने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने क्लियर किया है, जो था नंबर सिस्टम। तो इसी प्रकार अब आगे आने वाले टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन जो हमने यूनिक मैथ बुक सॉल्यूशन सीरीज के नाम से इस चैनल पर अपलोड करेंगे, जो कंटिन्यू आपके पास प्राप्त होता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी एक सहयोग मिले। आपका जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने हमें मजबूती मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।